रोजेंडर पर कई बार कई लोगों से हम लोग आप लोगों को मिलवाते हैं, और कई बार ये जो है लाइन आप लोग मेरे मुंह से सुन भी चुके हैं कि कई बार कई लोगों को बुलाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतजार रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतजार करने में भी एक अलग मजा आता है। और वैज्ञानिकों से तो अभी बीते कुछ इंटरव्यूज में मैंने आप लोगों को बहुत मिलवाया। कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी रिसर्च के बारे में जो है वो ज्यादा नहीं जानते हैं लोग। कुछ ऐसे लोग जिनको सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ही जानते हैं लोग। बट आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी में तो जाना जाता ही है, पर जब आप स्टेशनरी पे जाते हैं, स्टेशनरी जब बुक शॉप पे जाते हैं, और जब आप 11वीं क्लास में आते हैं ना और साइंस स्टूडेंट होते हैं, तब वो दो किताबें जो आप खरीदते हैं ना फिजिक्स की, जी हाँ बिल्कुल, वही दो किताबों के जो राइटर हैं हमारे हरीश चंद्र वर्मा सर, जिन्हें आप H.C. वर्मा सर के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर H.C. वर्मा आज हमारे रोजेंडर टॉक्स के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ। चलिए स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, बढ़िया जी। अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बात शुरुआत करके। जी जी जी। और बहुत समय से ये जो चीज है भाई, बहुत समय वेट किया है तब जाके ये क्षण आया है। और मेरे ख्याल से शायद सर को याद भी नहीं होगा कि कितना टाइम से मैं सर को मेल लिख रहा हूँ। आज हम लोग काफी सारी बातें जो है वो सर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, अब एक चीज है कि एक समय था 2017 से पहले, 2017 से पहले जब गुप्ता जी का इंटरव्यू आपके साथ जो आया था, अपूर्व अपूर्व गुप्ता जी। गुप्ता। हाँ, अपूर्व गुप्ता जी का जो इंटरव्यू आया था उससे पहले बहुत कम लोग आपके बारे में जानते थे। और अब जो है वो धीरे धीरे करके लोग जो है वो आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, और काफी सारी चीजें आपके बारे में जानते हैं। तो कई सारे सवाल ऐसे होंगे कि आप मतलब अब आपने उनके जवाब जो है वो जनता पर छोड़ दिए होंगे कि किताब का आइडिया कैसे आया, और पढ़ाई कैसे हुई, किस तरह के आप स्टूडेंट रहे हैं, और काफी सारी बातें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा सर, ये हाँ, बताइए वो बंदर कहाँ है जो आपने रखा हुआ है अपने पास जिसकी पूंछ को आपने इतना इस्तेमाल किया है? वो सब मेरे सामने ही है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो ये इनडायरेक्टली बहुत बढ़िया जो है वो पॉइंट आया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझना तुम्हारे उसमें है कि स्टूडेंट को यहाँ पर कहा गया है कि आपको लटकाया ही जाएगा, आपको खींचा जाएगा, और आपको ही टेंशन का जो है वो क्या है कि ज्ञान दिया जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर अभी के टाइम पर अभी हमारे देश में काफी सारी चीजें चल रही हैं। रिसेंटली बीते 2 सालों में तो हम जानते ही हैं क्या हुआ है। और काफी मुश्किल जो है वो दौर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो स्टूडेंट्स का एक पर्सपेक्टिव जो होता है, अभी हाल फिलहाल में 2020 में जब लॉकडाउन खुला था, उसके बाद जेईई की परीक्षा हुई थी। तो जेईई की परीक्षा के बाद किस तरह का आपको एक रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिला? मतलब कुछ लोग नाखुश थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि परीक्षाओं को मतलब अभी के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं अभी करा दीजिए। मतलब एक मिक्स्ड रिएक्शन टाइप का था। और कुछ लोगों को ये था कि मतलब हम मास्क और सैनिटाइजर और मतलब उस तरीके के माहौल में किस तरह से परीक्षा देंगे, क्योंकि हमारी तैयारी उस तरीके की नहीं है। और एक तरीके से टीचर्स भी इस बात पर जो है वो बटे हुए थे। तो किस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिला? मेरा ऐसा है कि मैंने कभी भी परीक्षाओं को महत्व दिया ही नहीं, न अपनी जिंदगी में और न दूसरों की जिंदगी में। हम परीक्षाओं का बहुत ज्यादा महत्व देखना चाहते हैं। तो महत्व इस बात का है कि अगर कोई चुनौती सामने आई है तो आप उस चुनौती को आगे बढ़ करके स्वीकार करना चाहते हो,
या जब तक वो खत्म नहीं हो जाए सिचुएशन और चुनौती खत्म नहीं हो जाए तब तक का इंतजार करना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा दृष्टिकोण रहता है कि जब भी कोई परिस्थितियां, देखो जीवन है ना, जीवन है, दुनिया है जी। परिस्थितियां आती ही रहेंगी, चुनौतियां बनती ही रहेंगी। एक अभी जो हुआ वो सामूहिक हो गया, सारी दुनिया के साथ एक साथ हो गया, लेकिन हम तो एक इंडिविजुअल हैं। जी। हम तो अपनी जिंदगी को देखेंगे, हमारी जो 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की जिंदगी होने वाली है उसको देखेंगे। उसके अंदर में चुनौतियां तो आने ही वाली हैं, और एक दो नहीं कई आने वाली हैं, बड़ी बड़ी भी आ सकती हैं। और क्या आ जाएंगे क्या नहीं आ जाएंगे का हमें कुछ भी उसका अंदाजा भी नहीं। तो वैसी हालत में हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि जो भी परिस्थिति है हम उसे भागेंगे, हम उसके अंदर में जाके काम करेंगे। और अपने में अगर हमने क्षमताएं विकसित की हुई हैं, अपने में हमने अगर स्किल्स डेवलप किए हुए हैं, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, होता है, वो चलता है। और वो नहीं किया हुआ है तो परीक्षा में पास ही करके क्या कर लोगे? अगर वो क्षमताएं ही विकसित नहीं है, हमने लर्निंग नहीं की हुई है, हम स्किल डेवलप नहीं किए हुए हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, तो पढ़ वढ़ करके याद वाद करके अच्छे वातावरण के अंदर में बढ़िया पंखा उनका चलता रहेगा और उसके अंदर परीक्षा पास करके यहाँ वहां अच्छी जगह एडमिशन ही ले लोगी, तो उससे उन्नति नहीं होती है ना। हमने तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में, IIT कानपुर में कितने लोगों को कितना परेशान देखा है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान देखा है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना पड़ता है। तो परीक्षाएं पास करना कोई मतलब की चीज नहीं होती है, अपने अंदर में चैलेंजेस स्वीकार करने का मादा होना चाहिए। तो मैं तो ऐसे। सर आपने ये जो बात कही है, अब एक सवाल इस पे जो है वो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो हमारे अपूर्व भाई भी, अपूर्व गुप्ता भाई भी, वो भी इंजीनियर रह चुके हैं। और मतलब जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस से मैंने बात करी है या जिनसे मैं टच में हूँ, ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स हैं। कोई NIT से है, कोई MIT से भी है, कोई IIT से भी है। तो मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जगहों से हैं। तो इंजीनियरिंग को जो एक मतलब एक टैग लगा के देखा जाता है कि इंजीनियरिंग करी है लड़के ने या इंजीनियरिंग करी है बच्चे ने, और उस तरीके से कि इंजीनियरिंग कर, मतलब एक एक जुमला जो है वो, एक बात जो है वो हमेशा कही जाती है कि इंजीनियरिंग कर लो, अगर नंबर आ गए हैं तो इंजीनियरिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे। तो उसके बाद जो हमारे IITians और जितने भी इंजीनियर्स, मैं कहूंगा इंजीनियर्स, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो सारे के सारे फील्ड बाद में जाके बदलते हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं मिलती, प्लेसमेंट का उतना ज्यादा वो नहीं रहता। लास्ट में जाके उन्हें वही जॉब्स करनी है जो एक कम मतलब उनसे लोअर क्वालिफिकेशन वाला बंदा भी उस जॉब के लिए एलिजिबल है। वही जॉब्स अगर जाके करनी है, वही जॉब्स में अगर जाना है, इनोवेशन नहीं है अगर, तो फिर हमने इंजीनियरिंग क्यों करी, ये सवाल जो है वो हमेशा दिमाग में जो है वो उनके आता है। तो इस तरह की चीजों को किस तरीके से, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि इस तरीके से इस पर आपके विचार क्या हैं कि जो इंजीनियरिंग बल्क में बिना सोचे लोग ले रहे हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इस चीज को सुधारा कैसे जा सकता है भारत में। हाँ देखो, ये एक सामाजिक जागृति का विषय है। ये जो आपने बहुत सही बात कही कि जो परसेप्शन है कि इंजीनियरिंग कर लोगे तो कुछ ना कुछ सुरक्षा तो हो ही जाएगी, अपनी आर्थिक सुरक्षा हो जाएगी, जिंदगी की सुरक्षा हो जाएगी। ये जो परसेप्शन है, इस तरह के परसेप्शन गलत होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं, बिल्कुल कोई मायने नहीं होते हैं इनके। आप इंजीनियरिंग कर लोगे का मतलब क्या है? एक बीटेक की डिग्री हाथ में ले लेने कोई तो आजकल इंजीनियरिंग कर लेना बोलते हैं। उसके अंदर में से हमने उस बीटेक के 4 साल के दौरान क्या हमने इतनी क्षमता अपने में विकसित की कि हम कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? कोई एक समस्या जो है, जो समाज की समस्या है, उसका समाधान करने के लिए हम अपने बीटेक के ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? तमाम प्रकार के पॉल्यूशन की चीजें हो रही हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्लाइमेट्स की हो रही है, इसकी उसकी हो रही है, बिजली की हो रही है, ऊर्जा की हो रही है बहुत सारी। क्या हम उसके अंदर में कोई सोल्यूशन देने के काबिल बने हैं?
या हमें अभी भी जैसे कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जिसमें मेरा एडमिशन हो जाए, वहाँ की फैसिलिटीज मुझे मिल जाए, वहाँ के टीचर्स हमें मिल जाए, वहाँ की लाइब्रेरी हमें मिल जाए, वहाँ की वर्कशॉप हमें मिल जाए, वहाँ के खेल के मैदान हमें मिल जाए। वैसे ही अभी भी हम मोहताज हैं कि कोई एक कंपनी मेरे को जॉब दे दे और वो कंपनी जो जो काम करती है उसमें मैं एक सहायक की भूमिका में आ जाऊं। तो इसका तो मतलब नहीं होता ना कि इंजीनियरिंग कर ली हमने। ये परसेप्शन बहुत ज्यादा चलता है सर, बहुत ज्यादा, मतलब हाँ हाँ हाँ। ये आपसे तो बेहतर कौन ही जानता है, क्योंकि आपके पास इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ रोज के मेल आते होंगे ऐसे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो परसेप्शन है ना, ये एक सामाजिक चेतना का विषय है कि इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उसको फैलाया जाना चाहिए कि इंजीनियरिंग कर लेना या किसी भी फील्ड के अंदर में कर लेने से नहीं होता है। अब जिस फील्ड में उन्होंने डिग्री नहीं हासिल की, चाहे उन्होंने आर्ट का फील्ड चुना या उन्होंने और कोई फील्ड चुना, अपने इंजीनियरिंग से हट करके कोई दूसरा करियर अपनाया, ठीक है, उनसे जो इंजीनियरिंग नहीं भी किए होते तथाकथित रूप से लोअर डिग्री, लोअर पर तो कुछ होती नहीं है डिग्रियां, बैचलर्स इज बैचलर्स, लेकिन उसमें बिना डिग्री लिए हुए आज वो अपने को स्थापित किए हुए है ना, बिना उस विधा की कोई भी पढ़ाई करके, कोई भी उसकी फैसिलिटीज इस्तेमाल करके वो आज अपने को स्थापित किए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है ना। तो जिस समय हम इंजीनियरिंग का चुनाव करते हैं उस समय में हमें इन चीजों की जानकारियां होती नहीं है, और बस परसेप्शन के ऊपर कि इंजीनियरिंग कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बढ़ जाते हैं आगे। जी। ये है मेरा उसके ऊपर टेक कि हमें एक सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, और यूट्यूब चैनल्स जैसे आप चला रहे हो, ये एक सशक्त माध्यम है। इन माध्यमों से हम ये संदेश अवश्य समाज में ले जा सकते हैं कि मानवीय गुणों का विकास करना है। और मानवीय गुणों का विकास करने का मतलब कि करुणा और प्रेम ही नहीं है। मानवीय गुणों का विकास करना है कि अपने हाथों में शक्तियां अर्जित करनी है, अपने अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना है, अपने मन को दृढ़ करना है। इस पर तो काफी सारी अगर मैं कहूँ कि कॉमेडी स्केचेस की ही बात करूं तो काफी सारे कॉमेडी स्केचेस बनते हैं कि इंजीनियरिंग में आपको सिखाया क्या जाता है और इंटरव्यू में आपसे पूछा क्या जाता है, उस पर जमीन आसमान का फर्क होता है। आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में जब लग रहे होते हैं तब लोगों को चाहिए होता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधारें, आप उसमें अपना अपीयरेंस सुधारें, काफी सारी चीजें सुधारें। तो ये सारी चीजें तो मतलब बल्क में मिल जाएंगी, और मतलब अगर कुछ यूट्यूब के तहखानों को खोल के देखा जाए तो फिर पता लगता है कि क्या क्या चीजें हैं। सर एक चीज और जो है वो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो है मानी जाती है कि वो है तैयारी। और अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले एक शो आया था कि कोटा फैक्ट्री नाम से, आपने देखा है कोटा हमने फैक्ट्री? देखा नहीं, लेकिन देखना है मुझे, देखा नहीं, वक्त नहीं मिलता है बिल्कुल। जरूर सर, जरूर, वो आप जरूर देखें सर, वो जरूर देखें। और मतलब उसमें भी और काफी सारी चीजों में हम लोगों को, मैं खुद उस सिचुएशन से गुजरा हूं, मुझे पता है कि तैयारी की जो एक कहते हैं कि 10वीं के बाद से ही जो एक तरीके से प्रेशर आप पे आता है कि अरे बेटा ये करना है, वो करना है, और इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है, और मतलब इतने घंटे दिन के लगाने हैं तुमने, इतना ये करना है, इतने सवाल बनाने हैं, इतने सवाल इसके कर लो, इतने सवाल इसके कर लो, अच्छा वर्मा सर की किताब से पढ़ लो, नहीं नहीं ये पढ़ लो, नहीं नहीं ये वाली किताब से पढ़ लो, ये वाली किताब, कोचिंग वाले अपने क्वेश्चन बैंक्स देते हैं, एक दिन के 100 सवाल करने का वो बनाओ, मतलब कि कुछ इस तरीके से कि मतलब एक इंसान को मशीन की तरह जो बनाने की कोशिश की जाती है उन पूरे 2 सालों में। तो उसमें अगर मैं बोलूं, जैसे मान लीजिए मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट, और मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं फिजिक्स के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ता हूँ, बट कई टॉपिक्स मैथमेटिक्स के ऐसे हैं, कई टॉपिक्स केमिस्ट्री के ऐसे हैं जिसमें ना चाहते हुए भी आपका इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो जाता है कि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ना चाहिए, तो वो चीज जो है वो खत्म होती जाती है। मतलब कॉन्सेप्चुअल जो स्टडीज है वो कोचिंग सेंटर्स की मतलब बढ़ने से, कोचिंग सेंटर्स का क्रेज बढ़ने से वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है।
और मतलब ये कहें कि 11वीं और 12वीं बेसिकली 12वीं का महत्व जो है वो अब कहीं बस एक डीयू में आपको एडमिशन मिल जाएगा 12वीं के मार्क्स के बाद। तो लोग जो है वो उस चीज को भूलते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्या करना है। अच्छी बात है लोग उस तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडीज भी करें, बट कंपटीशन के लिए आगे तैयार करना एक अच्छी बात है। बट कंपटीशन के चक्कर में हम लोग जो बेसिक्स, जो 2 साल हमारे बेसिक्स के हैं, उनको वेस्ट कर देते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मतलब और इस तरीके की चीजों से में आप बहुत ज्यादा वैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, आपने बीएससी वालों के लिए भी स्टार्ट करी है। मैंने काफी सारे लेक्चर्स जो हैं वो देखे थे अपने टाइम पे, जब मैं बीएससी में मतलब तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी लेक्चर्स देखे थे। तो उसके बारे में भी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, बट इस पर पहले थोड़ा चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जी। कि आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि 10वीं के बाद से ये कंपटीशन की तैयारी वगैरह का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सत्य तो ये है कि आज परसों मेरे पास एक बैंक के मैनेजर साहब आए थे यहाँ मुझसे मिलने के लिए, और बताया कि मेरा बेटा जो है वो 5वीं क्लास में है इस समय में, तो आप बताइए उसको मैं कैसे गाइड करूं पढ़ाने के लिए ताकि वो अपने बड़े होकर के और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी ठीक प्रकार से कर पाए और उसमें आगे रहे। और जब मैंने उनको बताया कि आप बिल्कुल भी अगले 5 साल तक उसके दिमाग में कंपटीशन वर्ड मत डालिएगा और उसको किसी ट्यूशन में नहीं डालिएगा, और उसको आप बहुत अलग अलग किस्म की चीजों से एक्सपोज कीजिएगा। आप केवल अपने घर में सिचुएशंस क्रिएट कर दीजिएगा जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि उसको इंजीनियरिंग वो बने, ऐसी आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, माता पिता की इच्छा तो होनी चाहिए। तो फिर आप उसको उस तरह के सामान ला के रख दो वहां पे, बोलो कुछ भी मत, उनको तोड़ने दो, उनको जोड़ने दो, उनको फैब्रिकेट करने दो, उनको चीजें करने दो। उसके सामने कुछ खोल दो, कोई घड़ी खोल दो, कुछ और खोल दो, फिर छोड़ दो, फिर बताओ कि अच्छा तुम बंद कर दो इसको। तो ऐसा करके आप सिचुएशंस केवल क्रिएट करिए, उसको कुछ भी मत बताइए कि आपको क्या करवाना है उससे, और भूल जाइए कि उसको कोई तैयारी वारी करने। 5 साल के बाद मुझसे मिलिएगा। परसों ही मेरी उनकी चर्चा हुई, बोले अच्छा फलाने जी ने तो मेरे को बोला था। अरे नहीं नहीं, आजकल के जमाने में कंपटीशन में आगे रहने के लिए जितना अगली स्टार्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। वो 6ठी में आ गया है, 6ठी में आने वाला है उसको तो। और फिर उन्होंने बताया कि हमने उस तरह के सलाहों के आधार पर उसको खास किस्म के वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए कहा है, और हम पूछते हैं कि क्या देखा, आज क्या पढ़ा, आज क्या। ये तो हालत है। मैं वो ये तो समय हालत याद करता हूँ सर, जब मैं 6ठी क्लास में था और मैं इंतजार करता था कि स्टीफन हॉकिंग सर का नया वीडियो जो है वो डिस्कवरी चैनल पर कब आएगा, कि मतलब कुछ अच्छा एक नया सीखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एक टाइम वॉर्प करके एक शो आता था जिसमें स्लो मोशन में दिखाते थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को उनका भी इंटरव्यू करने का मौका मिला, डिस्कवरी चैनल पे उनका शो आता था। तो वो चीजें मतलब मैं अब सोचता हूँ कि आजकल के बच्चों को जो चीजें दिखाई जाती हैं, और जिस तरीके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब कि हम बहुत ज्यादा अच्छे थे, ये थे वो थे, बट डिस्कवरी चैनल पे उस समय के एक सामाजिक पूरी वो सोच बदली है ना। आज से जो 10 साल पहले थी, आज से जो 20 साल पहले थी, आज सामाजिक सोच बदली है, और वो सोच अच्छे के लिए नहीं बदली है, ये दुख की बात है। वो बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए नहीं बदली है, उनके ब्रेन के विकास को अवरुद्ध करने के लिए बदली। क्योंकि जिस समय देखो ये 12, 13, 14, 15 साल, 18 साल, 16 साल की उम्र का जो है, 20 साल की उम्र का है, ये तो विकास का है ना। शरीर के हर अंग का विकास हो रहा है इस समय। हर चीज जो है वो बढ़ रही है, उसमें नई नई तरह की क्षमताएं आ रही हैं, और वैसे में उसको एक नैरो लेन में डाल देना, एक नैरो लेन में डाल देना, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। घोड़ा जिस तरह से वो दोनों तरफ हरी पट्टियां लगा करके सीधा देखना है, वैसे ही देखना है अभी से। ये हम उसके ब्रेन के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। वो किसी फील्ड में जाए, वो आईएएस बने, वो पीएस आईपीएस बने, वो मैनेजमेंट में जाए, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, वो अगर उसका ब्रेन विकसित नहीं रहेगा,
अगर वो सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं सीखेगा, नई चीजें सोचना नहीं सीखेगा, कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन पता नहीं है तो वो खाली किताबें ढूंढता रहे, कहाँ है इसका सोल्यूशन, कहाँ है इसका सोल्यूशन, तो कैसे सफल हो सकता है वो। तो गार्जियंस, पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और ये एक बड़ी, ये जो प्रचार की दुनिया है, ट्यूशन सेंटर्स के प्रचार की दुनिया हो या फिर अन्य प्रकार के जो बिजनेस हाउसेस एजुकेशन के नाम के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके प्रचार की दुनिया हो, उस प्रचार की दुनिया ने सचमुच हमारे समाज की सोच को थोड़ा पीछे धकेल दिया है और हम गलत दिशा में अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बच्चों को कसरत करनी चाहिए, बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, बच्चों को चलना कूदना चाहिए, बच्चों को खिलखिला के हंसना चाहिए, उनका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको स्क्रीन में डाल रहे हैं। खेलना है तो आजकल खेलना है तो वो भी प्रोफेशनली खेलो ग्राउंड पे जाके, वरना नहीं खेलना, वरना नहीं खेलना। एंजॉयमेंट के लिए खेलना है, नहीं वो नहीं के लिए, हेल्थ के लिए नहीं खेलना है। तो ये जो अर्थ केंद्रित जो रचना हो रही है, अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और बार बार मेरा घूम फिर करके वही आता है कि अपने मस्तिष्क की शक्तियों का विकास करना ये सर्वोपरि अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। और शुरुआती दौर के अंदर में, जिस समय आप स्कूल्स के अंदर में हैं, आपको कोई डिसाइड करने का जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप उसको डिफरेंट फील्ड्स के साथ एक्सपोज कराइए। उसको पता है क्या कि इंजीनियरिंग क्या होती है। जिस समय मैं 8वीं 10वीं क्लास के अंदर में इंजीनियरिंग की कोचिंग शुरू कराते थे, फिर जेई की क्लासेस सब 9वीं क्लास से चल रहे हैं आजकल। हर बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करके और 9वीं क्लास से अलग से क्लासेस चलेंगे उनके। फिटजी में जिसको एडमिशन लिया उसको फिजिक्स केमिस्ट्री अलग ढंग से पढ़ाई जाएगी, और जिसने नहीं लिया है उसको अलग से बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई जाएगी। उनको पता है क्या कि वो किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई फैक्ट्री ले जाके दिखाई क्या, कोई जल प्रपात ले जाके दिखाया क्या, कोई पावर स्टेशन ले जाके दिखाया क्या, कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर में लेके गए क्या। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर में भी वो एप्स और गेम्स और उसके अलावा कैसे वो उसकी इंजीनियरिंग होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में कोई एक्सपोजर दिया क्या। उनको साइंटिस्ट की जिंदगी कैसी होती है, कौन कौन रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान होता है अपने पहले 5 साल के अंदर में, आपने क्या बताया उसको और उसको फील्ड चूज करा दिया। तो ये जो एक बहुत ही विचित्र किस्म की सिचुएशन है, जिसमें कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं किस फील्ड के लिए पढ़ रहा हूँ, और 10 साल की उम्र से मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। आपने ये जो बात कही ना कि वैज्ञानिकों को किस तरह के, मतलब ये एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ लोगों से, और मतलब ये एक्चुअल में बातें निकल के भी आती हैं। मतलब ये इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं पूछी जाती, बट इंटरव्यू के बाद जब वो थोड़ा एक अलग फेज होता है, जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, तब कुछ बातें ऐसी चलती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद कई सारे वैज्ञानिकों से कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, अरे भाई समय ही नहीं मिल पाता, अपने लिए किताब पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की कर रहे हैं, हम अपने दिल की कर रहे हैं, पर ये है कि उसकी एक कीमत भी देनी होती है। तो वो चीज, वो रियलिटी से जो है, वो रियलिटी चेक कहीं पर एक मिसिंग दिखाई देता है कि लोगों को अब तक, मतलब स्टूडेंट्स को अब तक वो चीजें नहीं बताई जाती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इस बारे में जो है वो आगे भी चर्चा होगी। पर अभी बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। ये तो थी कि आजकल कोचिंग सेंटर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और मतलब तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। और आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट्स हो, या चाहे वो 11वीं 12वीं के जो बेसिक पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हो, आप रियल लाइफ से एक्सपेरिमेंट का कुछ निकाल के लाते हैं और सामने धर देते हैं कि भैया इससे जूझो और हमें बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। तो ये जो एक चीज आपने करी है, ये एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया, मतलब कि
ये रोजमर्रा की चीजों में मैं देख रहा हूँ कहीं पे कि एक डिस्क अगर घूम रही है, उस पे आटा डाला जा रहा है, उस पे कुछ चीजें डाल के दिखाई जा रही है कि किस तरह से वो उसका मोशन हो रहा है, कहाँ टॉर्क लग रहा है, किस तरीके से टॉर्क लग रहा है, अपवर्तन परावर्तन को किस तरह से समझाया जा रहा है, लेजर के थ्रू समझाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो है ये कितने समय से आप करते आए हैं? अब वीडियोस तो अब बनना चालू हुई हैं। हाँ, वो को अनुभव से सीखा, वो अनुभव से सीखा, क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई में तो ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं अपने स्कूल में था, अपने कॉलेज में था, तो हालांकि मेरे स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे थे अपने अपने समय के, बहुत ही आदर्श विद्यालय जिसको कह सकते हैं, महाविद्यालय वो थे। उसके शिक्षकों की जो कमिटमेंट थी, प्लस वहाँ की जो लेबोरेटरीज थी, वो सब बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है कि हमारे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें से साइंस को पकड़ करके लाना, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं था। वो लेबोरेटरी है तो एक स्पेसिफिक किस्म के ऑपरेटर्स हैं, एक स्पेसिफिक किस्म की काम वहां पे करना है। तो वो जो वास्तविक दुनिया है और जो ये पढ़ाई वाली दुनिया है, इसके बीच में थोड़ा सा मिसकनेक्ट हमेशा से रहा है, काफी लंबे समय से रहा है। मैं बचपन में था उस समय से तो रहा ही है, और वो मिसकनेक्ट बढ़ता चला गया है बहुत। वो खाई जो है वो बढ़ती चली गई है। और तो ये जब मैंने पढ़ाना शुरू किया पटना साइंस कॉलेज में, तब मुझे ये रियलाइजेशन ढंग से हुआ 3-4 साल पढ़ाने के बाद से, कि नहीं, साइंस जो है वो ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है। साइंस के लिए कोई अलग से मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां जाओगे तभी भगवान के दर्शन होंगे। अगर आपके अंदर में सच्चाई है, आपके अंदर में श्रद्धा है, तो आपको भगवान के दर्शन कहीं पर भी हो सकते हैं। वो सर्वव्यापी है, हर जगह पे है वो। तो जिस जिंदगी के अंदर में हम हमेशा रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, हाथ धोते हैं, सब काम करते हैं, अगर वहां पे साइंस है, तो फिर जो साइंस हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम उसके साथ क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं यूज कर ले, उस स्टेज को क्यों नहीं यूज कर ले। तो उससे बहुत फायदे होते हैं मुझे। उस स्टेज को यूज करने के हमें इतने फायदे होते हैं क्योंकि बच्चे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उस इक्वेशन से, उस समीकरण से। गणित का समीकरण है वो, ऐसे देखो तो कुछ पता ही नहीं क्या क्या लिखे हुए अल्फा बीटा, लेकिन एक बार अगर हमने वो आटे दाल के साथ में उसका संयोजन कर दिया, तो फिर वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, उस समीकरण के अर्थ निकलने लगते हैं। ये चीजें अनुभव से सीखी, और तब से इसका खुद से अभ्यास किया, और पाया कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी कहाँ को उल्टे सीधे assumptions लेकर के सिचुएशंस क्रिएट कर, जबकि अपने आंखों के सामने है। और दूसरी चीज क्या है ना, कि इसमें एक तो दूसरा बहुत बड़ा फायदा है। जब हम इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपने मेरे बारे में बताया, तो वो रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेरे बनाए हुए स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। और जो रियल लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन होता है ना, बहुत सारे। जब हम सवाल बनाते हैं तो हमें पता है कि अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके लिए सिचुएशन क्रिएट करनी है, इसके लिए सवाल बनाना है। तो एक बहुत हमारा फोकस्ड रहता है। लेकिन अगर हम वही इलेक्ट्रोस्कोप उठा लें हाथ के अंदर में, और वो रगड़ करके और उसका पत्तियां फैलाना शुरू कर दें, तो जाने कितने नए सवाल निकलते हैं उसके अंदर में, बहुत नए नए सवाल निकलते हैं। क्योंकि वो एक, जैसे पहले जेई में कहते थे ना कि कई कई कॉन्सेप्ट मिला मिला के एक सवाल बनाते हैं। प्रकृति तो हमेशा वही काम कर रही है, हमेशा वही काम कर रही है। उसमें इंडक्शन आएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट आएगा। अगर इलेक्ट्रिक में ग्रेडियंट नहीं होगा तो कागज नहीं उठेगा आपका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए अगर, तो कागज नहीं उठेगा। तो जाने कितने कॉन्सेप्ट उसके अंदर में खुद से घुस घुस करके आते हैं। किधर से छुआ तो किधर का चार्ज कहाँ गया, क्यों गया, और जाने क्या क्या आ जाएंगे। तो ये चीज जो है वो एक समग्र दृष्टिकोण भी विज्ञान को देखने का देती है कि इट्स नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड।
अभी शायद आपने देखा कि नहीं पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर दिया है, उसका नाम है जलेबी। तो उस जलेबी वीडियो में मैं स्कूल के टीचर्स को एड्रेस कर रहा था, क्लास 6, 7, 8 को पढ़ाने वाले टीचर्स को, और मैं यही उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप जलेबी की दुकान पे जाते हो और वहां चूल्हा जलता है, हलवाई जो है सो कढ़ाई में तेल डालकर के उसमें जलेबी बनाता है, लोग खड़े हैं, खा रहे हैं और अपने दोने फेंक रहे हैं, तो आप देखो इसको किस किस चीजों को कनेक्ट कर सकता है। एक अगर फिजिक्स का टीचर होगा, वहां पे जाएगा तो देखेगा हीट कंडक्शन हो रही है, हीट रेडिएशन हो रही है, हीट का कन्वेक्शन हो रहा है, ये कंडक्शन भी हो रहा है, चूल्हा जो है, कढ़ाई जो है वो फ्लेम से डायरेक्टली हीट ले रही है, फिर उसका तेल का कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर से रेडिएशन हो रहा है, बहुत सारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद जलेबी में जब वो अपना हाथ घुमाएगा तो रोटेशनल मोशन कब दे रहा है, लीनियर मोशन कब दे रहा है, किधर से क्या फोर्सेस हो रहे हैं, बराबर में किधर से जा रहे हैं, वो सब उसको दिखाई पड़ेगा। केमिस्ट्री का व्यक्ति जाएगा तो देखेगा, अच्छा अच्छा क्या देखो पानी ने कितना काम किया है, मैदा के अंदर में पानी डाल करके फेंट देने से इसकी कैसे वो फूल गए हैं, क्या कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो गई है अंदर में जा करके, और क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, वो करेगा। अगर उसको बायोलॉजी का कोई जाएगा तो अच्छा खा तो लिया, अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होने वाला है। तो हम क्यों नहीं साइंस इस तरह से लेके चले, हम क्यों नहीं जी साइंस जलेबी के उठाए। तो एक आनंददायक वातावरण के अंदर में स्ट्रेस फ्री लर्निंग अगर हम करा सकते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी अगर नेचर ने मुझे दी है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कभी टच नहीं किया किसी ने। तो ये सब जो चीजें सीखी अपने अनुभव के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, उसके रिजल्ट देखे हैं, उसके रिजल्ट देखे, उन्हें शिक्षकों में जो उत्साह उत्पन्न होता है इस प्रकार की, एक बार वो एक्सपोज हो जाए। कभी उन्होंने भी तो अपनी यूनिवर्सिटी के समय में, अपने कॉलेज के समय में इस तरह की चीजें देखी हुई नहीं है ना, आज वो शिक्षक हैं। तो लेकिन उनको अगर हम इस एक बार इसका अनुभव करा दें खाली मन के अंदर में कि देखो ये क्या चीज है, फिर तो वो उछल करके और अपने स्कूलों में करने लगते हैं। तो वो सब रिस्पॉन्स मैंने देखे हैं, तो धीरे धीरे हमारी ये चीज और बढ़ती चली गई कि और करो और करो और करो, तो इसलिए कनेक्ट हो जाता है, बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इस बारे में तो भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आपने अपने कनेक्शंस बनाए हैं, और जो hcverma.com जो है वो अभी उस पर इतने सारे कोर्सेज हैं और फ्री अवेलेबल कोर्सेज हैं, और उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक सवाल जो है वो गुप्ता जी के ही पॉडकास्ट से जो है मैं उठा के लाया हूँ कि रेस्निक हैलिडे जब आपने पढ़ी थी तो आप एमएससी में थे, और आपने कहा कि क्या अद्भुत किताब है, मतलब मजा ही आ गया। और जब बीएससी के लोगों को आपने वो रेकमेंड करी, बैचलर्स के लोगों को रेकमेंड करी, तो समझने में दिक्कत हो रही थी, और मतलब लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी किताब। पर आज के समय पे उसको 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, तो आज के समय के बच्चों के हिसाब से, आज के स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्या वो किताब उस तरीके की बन चुकी है आपकी, मतलब 11वीं जो उस समय के अगर बात करें तो उस समय के रेफरेंसेस के हिसाब से, या उसमें इंडियन ऑथर्स का भी कोई रोल आया है कि उस किताब को इस तरीके से ढाल दिया गया हो कि जो है वो 11वीं 12वीं के बच्चों द्वारा भी पढ़ी जा सके। तो रेस्निक हैलिडे का एक जो है वो बड़ा जो एक कहानी है सर, वो जरूर बताएं। नहीं, एक तो थोड़ा सा सुधार कर दूं, तो मैंने ये एमएससी के समय में वो किताब मैंने ठीक प्रकार से पढ़ी। जी उस किताब के बारे में सुना जरूर था, इंटर के समय में लोग पढ़ते थे जो जेई वगैरह की बात करते थे, हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ते थे उस समय भी, क्योंकि उस समय हमारे आईआईटी कानपुर के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो पढ़ाई जाती थी रेस्निक हैलिडे की फिजिक्स। तो तैयारी के लिए वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ जो अच्छे बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते थे और करते थे वो लोग करते ही थे। जेई की तैयारी करने वाले पढ़ा गए नाम मालूम था, पर मुझे चूंकि जेई की तैयारी करनी नहीं थी, मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं था उसका, तो इसलिए वो किताब को पढ़ने का मेरे को कोई उसकी आवश्यकता थी नहीं। तो फिर जब एमएससी में एडमिशन आईआईटी कानपुर में हुआ, वहां की लाइब्रेरी में पढ़ी देखी, तब फिर उसको मैंने उठाया, एमएससी के पैरेलल में पढ़ा और बहुत अच्छी किताब।
फिर मैंने उसको जो ट्राई किया वो बीएससी में नहीं, मैंने इंटर में ही ट्राई किया था। जब मैंने 11-12 पढ़ाना शुरू किया पटना साइंस कॉलेज में, उसी समय मैंने उसको ट्राई किया और उसी में समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है। खास करके पटना विश्वविद्यालय में, पटना साइंस कॉलेज में जो आते हैं बच्चे, वो छोटे छोटे शहरों से ज्यादा आते हैं। बड़े शहर से भी आएंगे, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा शहर भी तो पटना ही समझ लो, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो एक छोटे शहर में, भारत के जो छोटे शहर हैं, उस एवरेज से लोग आते हैं और उनकी जो लाइफ की स्टाइल है, उनकी जो जिंदगी की स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है जो रजनी हैलिडे में लिखी हुई है। उनका वाशिंगटन और मनीला उनको कनेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज मैंने वहां से सीखी थी और वो स्थिति आज भी है, वो स्थिति आज भी है। मेरी किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की जो लोकप्रियता है, उसका कारण उसकी फिजिक्स की गुणवत्ता नहीं है। फिजिक्स की गुणवत्ता तो रेस्निक हैलिडे के अंदर में, और खासकर जो वॉकर उसके साथ में आ गए हैं और ट्रेन आ गए हैं, दो किताबें जो बनी है, वो तो और भी अद्भुत हो गई है, और भी अद्भुत हो गई, पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तो उनकी फिजिक्स की गुणवत्ता से आगे बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। बस फर्क ये है कि हमारे भारतीय विद्यार्थी अपने को मेरी किताब से ज्यादा जोड़ पाते हैं रजनी हैलिडे की किताब की अपेक्षा, या एटलीस्ट ज्यादा कम की बात अगर हम नहीं करें, वो शायद उचित नहीं है, तो जोड़ पाते हैं, मेरी किताब से जोड़ पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे मेरे पास जो मेल आते हैं वो यही आते हैं कि आपकी किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि आप सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरी कोई राइटिंग के स्टाइल, मेरी भाषा शैली बहुत अच्छी है इसके कारण से वैसा लगता है, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं कि मैं उस तरह से पेंट कर सकता हूँ। लेकिन उसका कारण ये है कि जो जिंदगी वो जीते हैं, सवेरे में, शाम में, हाट में, बाजार में, मैं उसी जिंदगी की जब बात करने लगता हूँ ना अपने फिजिक्स के सिद्धांत बताते समय में, तो उनको लगता है कि मेरे साथ बात कर रहा है कोई बैठ करके। तो वो चीज है, वो अभी भी है। दूसरी जो आपने कही कि कुछ इंडियन ऑथर्स ने उसको एडेप्ट किया है इंडियन कंडीशंस के लिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट काम हुआ है। तो रेस्निक हैलिडे के बड़े बड़े अक्षर के अंदर में, उसके अंदर में नाम लिखे होते हैं कवर के ऊपर, और उसका अंदर जब हम जाते हैं तो रेस्निक हैलिडे की जो ओरिजिनलिटी है वो तो कहीं रख दी जाती है, और परीक्षा की तैयारी के हिसाब से उसको एडेप्ट किया गया है। वो हमारी जीवन शैली के आधार के ऊपर एडेप्ट करना, ये तो किसी के एजेंडा में है ही नहीं। और उसको कौन कौन से कंपटीशन में किस किस तरह के सवाल आते हैं, उस तरह वाले सवाल, उस नेचर वाले सवाल उसमें ऐड कर दो, ये कर दो, एक्सरसाइजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, वो एडेप्टेशन हुआ। देखिए मैंने वो किताब में, मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी किताब पढ़ो तो लगता है कि एक कहानी पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए उतना, जैसे मैं एमएससी में था तब मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैं शायद +2 में करता तो शायद मैं भी नहीं अप्रिशिएट नहीं करता। मैच्योरिटी लेवल होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जैसे आप स्टीफन हॉकिंस को पढ़ सकते हैं बिना अमेरिकन हुए तो वैसे ही आप रजनी हैलिडे को भी पढ़ सकते हैं बिना अमेरिकन हुए, लेकिन वो मैच्योरिटी। ये तो मेरे साथ हुआ है सर, ये मेरे साथ हुआ है सर। सीवी रामन की जब मैं बायोग्राफी देख रहा था, तो बीएससी से पहले देख रहा था, बीएससी में गया ही था तब नया नया, तब मैंने देखी थी। समझ कुछ नहीं आया पर उनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आया। पर अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च के लिए मैं अपने उनकी उसको दोबारा पढ़ रहा था। तब तक क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ चुके थे, ऑप्टिक्स के बारे में कुछ जानकारी, कुछ चंद जानकारियां जो है वो हमारे पास थी, और कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। एक एक वर्ड जो समझ आया है, सेम बायोग्राफी का, सेम मतलब सेम जो डॉक्यूमेंट्री देखी, सेम डॉक्यूमेंट्री का एक एक वर्ड जो समझ आया है, मैंने कहा ये था, ये मतलब ये इक्वेशन यहाँ एप्लीकेबल है, ये कैसे अप्लाई हो रहा है, मतलब कितना ब्यूटीफुल तरीके से उसको समझाया गया है। मैंने कहा ये बहुत सही बात है कि मैच्योरिटी होनी चाहिए उस चीज को समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी आपके पास मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो वो एडेप्टेशन के नाम के ऊपर उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो तो हो गई कम, और वो भी परीक्षा की तैयारी की किताब हो गई, और रजनी और हैलिडे के नाम का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया था।
और जिनको नहीं पता होगा वो कर आते होंगे कि भैया यार क्या बना दिए, कितने सवाल करे हम, रेसनिक गैलिडे यहाँ भारत के हिसाब से बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब उनको क्या पता कि क्या क्या चल रहा है। बढ़िया। तो सर अभी पटना की बात आई है और बात आई है आपकी किताब की, तो मैं एक चीज की बात जरूर करना चाहूंगा कि जो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में, हमेशा चर्चा में रहता है, बट अभी के समय में, हाल फिलहाल के समय में, हाल के बीते सालों में काफी ज्यादा ये चीज चर्चा में है कि जो भाषा जिस रीजन की है उसी रीजन में जो है पढ़ाई, उसी रीजनल भाषा में जो है पढ़ाई करी जानी चाहिए। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ इस तरीके की बात का जो है वो इस तरीके की बात को किया गया है, इस तरीके की बात को सामने रखा गया है। इस पर कई सारे सवाल जो है वो बनते हैं और जरूर बनेंगे कि हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि कल्चर से जुड़ रहे हैं, उस भाषा को समझ रहे हैं, उस भाषा को सीख रहे हैं, पर जब हम मैथमेटिक्स, साइंस और भी कई सारे जो साइंस और मैथमेटिक्स से अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इतिहास उठाकर देख लें हम लोग, या पॉलिटिक्स हो, ये सारी चीजें जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं अपने 10वीं तक के जीवन काल में, क्योंकि वो सब सेम पढ़ते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 11वीं के बाद हम लोग जो है वो बदल जाते हैं, 11वीं 12वीं के बाद, 11वीं 12वीं के समय पे सब अपना अपना अलग अलग सिलेबस हो जाता है, पर 10वीं तक का जो सिलेबस होता है वो सबका सेम होता है। तो अगर रीजनल लैंग्वेज में हम लोग वो पढ़ाई करने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्कूल्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या बस एक सवाल है कि जब हम लोग उस चीज को कर लेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट आगे चल के हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमें शायद देखने को मिले, क्योंकि अब तक हम लोग अंग्रेजी और हिंदी सिर्फ दो भाषाओं में मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ते आए हैं। या तो हमें अपवर्तन और परावर्तन पता है, या हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पता है। और इन दो भाषाओं में भी जब मैं अपना एग्जांपल लेके अगर बताऊं कि मैं जब एक हिंदी के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अब वो बात है कि वो हिंदी हमारे अंदर उतरती नहीं है, तो समझाते वक्त भी उनको अपवर्तन परावर्तन समझाते वक्त भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन निकलता है मुंह से। और अगर कोई हिंदी के टीचर हो जिन्होंने हिंदी में पढ़ा हो, और जिन्होंने अपनी भाषा में उस चीज को पढ़ा हो, कई सारे मेरे दोस्त भी ऐसे थे कॉलेज में जिन्होंने हिंदी में पढ़ा था, तो वाइवा के टाइम पे उनके हिंदी के ही शब्द सामने आते थे। तो क्या कुछ ये कम्युनिकेशन का जो ये गैप है वो हमें आगे चल के इस चीज की वजह से क्या देखने को मिलेगा, और इस पर जो है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक विचार अच्छा है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है वो चीजों को पढ़ें, पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम तैयार हैं? एक्चुअली उसमें सोल्यूशन तो बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था। थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे, मैं तो हिंदी जानता हूँ, बाकी वो विषयों को बहुत जानता नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे भेंट हुई है कुछ कुछ दूसरी भाषाओं में भी ये जो शब्द हैं उनसे। और हमने ये देखा कि अपनी भारतीय भाषाओं में खासकर फिजिक्स का के जो टेक्निकल शब्द हैं उनके लिए जो शब्द निर्मित किए गए वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो अगर मुझको हिंदी भाषा आती, साहित्य आता है, हाँ, तो फिर हमें वो शब्द तुरंत कनेक्ट कर देते हैं कि क्या फिनोमेना क्या है। कई जगह पर हमने ये देखा है। अंग्रेजी की चूंकि हमारी अपनी भाषा नहीं होती है, शायद होता होगा उनके यहाँ भी उसका अर्थ निकलता होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। उसको हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर हम कर लेते हैं, उस प्यार को हम एक बार को एक किनारे रख देते हैं, और जिन्होंने भी वो शब्द निर्मित किए हैं वो वाकई में श्रद्धा के पात्र है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्द चुन करके लाए हैं। समस्थानिक फॉर एग्जाम्पल आप देखो, समस्थानिक पीरियोडिक टेबल में जो एक ही जगह पर हो, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या एक ही हो, समस्थानिक ऐसे कहते हैं। कितना अच्छा शब्द है कि हाँ एक ही स्थान पर सारे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें समझ में अपने को आती हैं। और तरंग लंबाई, गुजराती में वेवलेंथ को कहते हैं तरंग लंबाई, तो कितना अच्छा शब्द है तरंग लंबाई। वहां भी ठीक है वेवलेंथ है,
तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको साइड कर दीजिए। और ये जो टर्म्स हैं, उनको कॉमन कर लीजिए पूरे देश में। चाहे आप अंग्रेजी वाले उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी वाले उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, जो कुछ भी है उसको रहने दो, उसको कॉमन कर दो। भाषा में कहाँ समस्या है? ये मैं भी, बहुत आपने अच्छा सजेशन। बीएससी के आपने मेरे जो कोर्सेज देखे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, हिंदी में मैंने कई सारे कोर्सेज उसमें से दिए हैं, है ना। अब उस मेरी हिंदी में मैंने वो कोर्सेज दिए हैं, लेकिन सारी मैंने तो क्वांटम नंबर को क्वांटम नंबर ही बोला, मैंने तो इक्वेशन को इक्वेशन नहीं बोला, मैंने तो समीकरण बोला नहीं। तो ठीक है ना, लेकिन हिंदी भाषा में आने के कारण से कितने ज्यादा विद्यार्थी जो कि छूट रहे थे, जिनको अंग्रेजी नहीं, भाषा नहीं आती थी, शब्द की बात नहीं है, जिनको भाषा नहीं आती थी, जो सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते थे, और फ्रेम तो मान लो कर भी लेते, लेकिन शिक्षक जब धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलता है, उस समय में उन सेंटेंसेस को समझना ये और भी बड़ी चुनौती होती है। हम अपने सेंटेंसेस गलत फ्रेम कर लेंगे, टूटे फूटे कर लेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी हम अपने मन के भाव समझा ही देंगे बात सामने वाले को। और अगर लिखने की नौबत आई तो हम 3 बार काट के उस सेंटेंस को दोबारा ठीक कर लेंगे, लेकिन हम लिख ही देंगे। लेकिन जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके वर्ड्स पर मिनट कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर हो गया, किसको किधर, कहाँ वर्ब चला गया, कहाँ नाउन चला गया, वो तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 8वीं लाइन, 17वीं लाइन, 87वीं लाइन, फायरिंग हो रही है। उस कठिनाई में डालने की क्या जरूरत है भाई? और हाँ, और बाद में चल करके जब थोड़ी, जैसे हम मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, हम बाद में चल करके जब हम थोड़ी मैच्योरिटी हमारे आ जाती है ना, तो कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मैंने भी तो अपनी 12वीं तक तो ये अपवर्तन और परावर्तन ही किए थे, मैंने कहा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किए थे। तो अंग्रेजी हिंदी मीडियम के शर्मा सिंह प्रसाद नाम के 3 ऑथर थे, उन्हीं 3 ऑथर की लिखी हुई फिजिक्स किताब थी जो मैंने अपने +2 में पढ़ी थी। उसके पहले और दूसरे रहे होंगे। वहां तक तो मैंने ये अंग्रेजी के ही, हिंदी के ही सारे टर्म्स भी पढ़े और हिंदी की सारी भाषा भी पढ़ी। उसके बाद बीएससी में पहुंच गए तो कन्वर्ट हो गए। तो क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी, आज की तारीख में मुझे क्या परेशानी है? जी बढ़िया, हाँ, बात भी काफी सही। एक चीज जो है वो सुनने में जब आती है, जब विज्ञान की बात आती है, जब एजुकेशन की बात आती है, तो लोग इम्पोर्टेंस कम देते हैं कि एजुकेशन में सुधार के आप क्या ही कर लेंगे। तो अभी फिलहाल के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव हुए हैं, काफी अच्छे बदलाव भी हैं कि आप जो है वो कोडिंग सीखेंगे, कि कुछ अच्छा एक शुरुआत से ही कंप्यूटर का एक्सपोजर जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद शुरुआत से ही आपके स्किल्स पर काम करा जाएगा, और स्किल्स पे आपकी वर्क किया जाएगा। और बीएससी वगैरह में जब आप जाते हैं तो कोर्सेज सिलेक्ट करने की आपको आज़ादी रहेगी। और मतलब कई तरीके की ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स पहले सोचा करते थे, अब उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक बार में 2 डिग्रियां कर सकते हैं। वो कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें फंसते थे कि यार हमारे पास समय बहुत है, हम ओपन से कर रहे हैं, तो क्या हम दूसरी डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कई सारे लोग ये भी थे कि हमने 5 साल का BSMS कोर्स कर लिया है, तो क्या हम 3 साल के बाद उसको छोड़ सकते हैं, या 2 साल के बाद उसको छोड़ के एक डिप्लोमा लेके आ सकते हैं। तो कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं। ऑन पेपर तो काफी अच्छी एक पॉलिसी दिखाई देती है हमको, काफी अच्छे अच्छे बदलाव हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। पर अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, क्योंकि आपने बहुत एजुकेशन के जो फील्ड है उसमें काफी काम किया है, काफी ज्यादा आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काफी लोगों को परखा है। तो कितना ज्यादा जो है वो सरकार के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट करना अभी के समय पे, अभी के सिनेरियो पे, जब हम बात करें दिल्ली, मुंबई और इन सब जगहों से बाहर के शहरों की, जो जिन्हें हम कहते हैं कि छोटे शहर जिनको हम कहते हैं,
और उसके बाद आ जाते हैं हम गांव में। तो वहाँ एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं वो पहले ही उतने ज्यादा चरमराए हुए हैं, उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किस तरह से ग्राउंड लेवल पर किया जाता है, तो वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ऑन पेपर तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, किसी को भी अच्छी लगेगी, उसमें भी कई सारे इफ बट्स हैं, इफ बट्स हमेशा रहेंगे, हर पॉलिसी में रहते हैं। बट एक तरीके से जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, वो काफी लोगों ने एक्सेप्टेंस जो है वो पॉलिसी को दिखाया है। पर ग्राउंड लेवल पर क्या इस चीज को किस तरह से आप इसको देखते हो कि ग्राउंड लेवल पर जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तब किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? और अब आगे के सवाल मैं आपके जवाब के बाद पूछूंगा, अभी बहुत सवाल हो जाएंगे वरना फिर लोग नहीं कहते हैं कि तू सवाल बहुत ज्यादा पूछ लेता है भाई, तू जवाब देने का मौका नहीं देता। सही है। नहीं, उसमें देखो ऐसा है कि मेरे को आशंकाएं बहुत है, जैसे आपको आशंकाएं हैं, आपकी सारी आशंकाओं के साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ। मुझको भी बहुत जबरदस्त आशंकाएं हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, क्योंकि जो हमारा चल रहा है जिसमें हमने अच्छा खराब अनुभव प्राप्त किया हुआ है, उसको भी हम इम्पैक्टफुल नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए तो नई पॉलिसी लाने की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है कि इस पॉलिसी से चीजें निकल के आ नहीं रही है। और अब हम इतने तरह के जो हम परिवर्तन करना का ख्वाब देख रहे हैं, वो कैसे होगा? शिक्षकों के ही माध्यम से जाना है विद्यार्थियों तक। तो क्या हमारे पास शिक्षकों की जो सोच है, शिक्षकों की जो कॉम्पिटेंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी सोचने के तरीके हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का केवल ये मतलब नहीं होता है कि आप फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स को दे दो तो मल्टीपल डिसिप्लिन, या बायोलॉजी को दे दो पीसीएम नहीं होकर के पीसीबी वाले भी करें, ये करें ज्योग्राफी लेके। उसका मतलब वो नहीं है ना। अभी भी अगर वो कंपार्टमेंटलाइज्ड अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फिजिक्स के कोर्स को केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री के कोर्स को बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, बायोलॉजी के कोर्स को ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। टीचर तो हम डिनाई ये कर देते हैं, अगर फिजिक्स वाले हाँ टीचर से पूछ लिया केमिस्ट्री का सवाल तो रूठ जाते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, इसलिए कि उनको वही ट्रेनिंग है ना। आप चाहते हो कि हम पूरे साइंस को एक समग्र दृष्टिकोण से देखें, है ना। आप ये नई पॉलिसी में चाहते हो कि ये बैरियर्स नहीं रहे। जी। तो एक जो का पढ़ने वाला बंदा है वो बायोलॉजी को भी देख सके, उसकी भी बारे में सोच सके, बायोलॉजी पढ़ने वाला जो बंदा है ज्योग्राफी को भी देख सके, सोच सके। लेकिन वो कनेक्शन स्थापित नहीं होंगे अगर ज्योग्राफी के जो हार्डकोर ज्योग्राफी के टीचर है वही ज्योग्राफी पढ़ाते रहेंगे और जो हार्डकोर केमिस्ट्री के टीचर है वही केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, तो वो बनेगा नहीं। उससे वो सोच निकल कर बहुत सारी समस्याएं, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है, बहुत आशंकाएं मेरे को बहुत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सरकार को चाहिए ये कि वो, जैसे आप कह रहे हो दिल्ली बॉम्बे फलाना, तो अपने देश में से कुछ हजार एक स्कूल को चूज करें जहां पर कि थोड़ा पोटेंशियल है शिक्षकों के अंदर में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्रोग्रेसिव सोच रख सकता है। ऐसे आप चिन्हित कर लें हजार स्कूलों को, चाहे वो आपके जो स्पेशल कैटेगरीज है, वो कस्तूरबा विद्यालय है, जवाहर नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय, उनमें से आप उठाएं, जैसे भी करके उठाएं, प्राइवेट में से उठाएं, हजार स्कूलों को आप चूज करें और उन हजार स्कूलों में अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में धैर्य के साथ, बहुत धैर्य के साथ में ये आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें और ये कैपेसिटी बिल्डिंग करके वहां पे इसका एक मॉडल प्रारूप बनाएं और कोशिश करें और ये दिखाएं कि हाँ, इस प्रारूप से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले की अपेक्षा अधिक क्षमतावान हैं, अधिक कॉन्फिडेंट हैं, सोसाइटी के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो जो जो वो एम्स उन्होंने रखे हैं वो उसको अचीव कर सकते हैं। अगर एक बार ये हुआ, अगर एक बार ये हुआ 2 साल में, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, अगर एक बार हजार स्कूल इस प्रकार के हम मॉडल खड़े कर पाए, तब फिर इन एक्सपीरियंसेस के आधार पे इनको रिसोर्स पर्संस बना करके इनके माध्यम से फिर उसके आगे वाली जो कैटेगरी है, 10,000 स्कूल आप उठाएं, उसके अंदर भी लेकर के जाएं।
तो आज की तारीख में इतने सेमिनार हो रहे हैं एनईपी के ऊपर, टीचरों को दना दन दिए जा रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है एनईपी में ये करना है, और कुछ भी नहीं होता है उसमें। उनमें से किसी शिक्षक की कोई क्षमता विकसित नहीं होती है। क्लर्क की तरह केवल ये नोट करते हैं कि अच्छा अब इस बार रजिस्टर में ये लिखना है, पिछली बार ये लिखा था, इस बार ये लिखना है। सरकारी बाबू वाला काम। सही सही सही। नहीं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट साथ में होंगे उस पे केस स्टडी की जा सकती है, उस पे काफी सारी चीजें की जा सकती हैं। एक बार इम्प्लीमेंट करने से पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस चीज को आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। पर अभी की पॉलिसी में और पुरानी पॉलिसी में अभी तो नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, अभी पुरानी चल ही रही है। कि अभी इम्प्लीमेंट करे भी तो करे कैसे, क्योंकि एक भाई साहब बाहर घूम रहे हैं, अब उनके रहते तो बहुत बहुत ही मुश्किल है। कि अभी के टाइम पे जो पॉलिसी है, अभी के टाइम पे जो हमारा पढ़ाई का तरीका है, कई लोग इस सवाल को उठाते हैं, कई बार ये सवाल वैलिड होता है, पर हम में से कई सारे लोग डिनाई कर जाते हैं इस सवाल को कि 12 साल, जिंदगी के 12 साल ग्रोइंग ईयर्स में हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम फिजिक्स नहीं, हम साइंस पढ़ते हैं, और हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। और 12वीं के बच्चों को भी अगर उठा के एक बार बोल दिया जाए कि बेटा अंग्रेजी में ये लेटर जो है वो अपने हिसाब से लिख दो, या हिंदी में ये लेटर जो है वो अपने हिसाब से लिख दो, तो लेटर ही छोड़िए, लेटर का तो एक फॉर्मेट है, मान लेते हैं निबंध लिखने को दे दिया जाए, तो 3-4 जो है वो लाइन के बाद जो है हर किसी की कलम रुक जाती है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ की कलम रुक जाती है। दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, बट सेंटेंस किस तरह से फ्रेम किए जाए वो नहीं पता लग रहा, काफी सारी चीजें नहीं पता लग रही। और मतलब एक तरीके से कि हमने पढ़ा तो है पर हमने सीखा नहीं है। तो ये सीखा नहीं है, ये इस तरह की चीज पे एक तो आपने बहुत सारा काम किया है विज्ञान के उसमें, कि विज्ञान में किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। तो ऐसे केसेस जब आप देखते हैं तो क्या क्या कुछ आप सजेस्ट करते हैं कि ये चेंजेस होने चाहिए ताकि एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उसको सीख तो सके? नहीं, वो उसमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं। वो हमें टीचर्स ट्रेनिंग करानी पड़ेगी अच्छा, और ज्यादा कुछ उसमें करने का नहीं है। टीचर्स ओरिएंटेशन होना पड़ेगा। टीचर्स में देखो, टीचिंग में 2 चीजें होती है, एक तो टीचर्स का अपना कॉम्पिटेंस और एक टीचर का कमिटमेंट। दोनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों चीजें एक तरीके से इंटर रिलेटेड भी है। होंगी तो दोनों होंगी, नहीं होंगी तो दोनों नहीं होंगी। अगर कॉम्पिटेंस होगी ना, अगर कॉम्पिटेंस होंगी तो अमूमन मतलब मैं कहूंगा कि अगर 100 लोगों पे हम बात करें तो 60-70 लोग जरूर, 70-75 लोग जरूर अगर कॉम्पिटेंस होंगी तो फिर उनमें कमिटमेंट भी आता है। क्योंकि आखिर हर आदमी अपने स्किल को यूज करना चाहता है। मेरे पास कुछ है तो हम छिपा के रखेंगे तो फिर हमारा, मेरी क्या इमेज बनी मेरे स्किल के कारण से, सोसाइटी में मुझे अपने को थोड़ा सा तो ऊपर दिखना चाहिए ना, उसकी लालसा तो होती है। तो मुझ में जो भी स्किल होता है, किसी में हंसने का होता है, किसी में हंसाने का होता है, किसी में रुलाते, जो भी स्किल मेरे पास होती है, हम चाहते हैं कि वो सामने आए और सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे कि हाँ इनमें है ये स्किल। तो इसलिए अगर कॉम्पिटेंस होती है ना तो फिर वो डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति, टीचिंग के प्रति जो है वो भी उत्पन्न अमूमन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है 70% केसेस में तो हो जाएगा। और उल्टा भी है, अगर मेरे को कमिटमेंट है और मैं देख रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट है, तो फिर मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपना विकास करूँ भाई। तो रिलेटेड है ये 2 जो गुण है, कॉम्पिटेंस का और डेडिकेशन का, इसका विकास करना शिक्षकों में, उसके लिए उनके कोर्सेज करना, उनके वर्कशॉप्स करना, उनके कैंप्स करना। और ये बहुत साइकोलॉजिकल टची मैटर होता है। देखो, टीचर को आप कहो कि हम आपको पढ़ाएंगे,
ये बहुत टची मैटर होता है। तो वो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करने की जरूरत है, और बहुत एक्सपीरियंस्ड, जो साइकोलॉजिकली बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब्जेक्ट में तो खैर है, वो तो है ही, महारत हासिल है, बट उनको लेकर के आने का उतना फायदा नहीं है। लेकिन जो कि भावनाओं को समझते हैं, मनुष्य को समझते हैं, मनुष्य के साथ जब डील कर रहे हैं तो उनका सम्मान कैसे करना है इसको समझते हैं, किसी में कोई कमी है या कुछ गड़बड़ है तो उसको भी किस तरीके से हैंडल करना है उसको समझते हैं। वो जो मैंने मनोवैज्ञानिक कॉम्पिटेंस रखते हैं ऐसे रिसोर्स पर्सन्स, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है। मैं अपने स्तर से, अपने व्यक्तिगत स्तर से करता रहता हूँ, जो हमारे टीचर्स के कैंप्स होते रहते हैं और उसके अंदर में हम ये सब लेके चलते रहते हैं, और उनकी छोटी छोटी शक्तियों को पहले तो ऐसी सिचुएशन पैदा करना जिसमें कि उनकी वो शक्तियां थोड़ी जागृत हो, और थोड़ी सी जरा से जागृत हो तो फिर आपको उसको पूरी तरह से एम्पलीफाई करके और ये वो करके उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कीजिए कि यस यू कैन डू इट। तो ये ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों में जाता है और जो शिक्षकों के माध्यम से ही तो जाता है। शिक्षक को अगर हमने कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड, कमिटेड कर लिया तो जीत ली लड़ाई। कर रही है सरकार, कर रही है सरकार, वो मदन मोहन मालवीय मिशन है उनका, और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, और सभी जितने चेन्स हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, अपने अपने प्राइवेट वाले भी अपने अपने स्तर पे अपने अपने टीचर्स को ट्रेन अप करने के प्रोग्राम तो रखते ही रखते हैं। लेकिन उन सबकी समस्या क्या होती है कि उनके पास उस तरीके का वो डिजाइन नहीं हो पाता है जिस तरह का मैं कह रहा हूँ, जिसमें शिक्षक एक सम्मान पूर्वक कैंप करके आए तो अपने में एक कॉन्फिडेंस महसूस करे कि हाँ हमने वो सीखा। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं रिसोर्स पर्सन के रूप में, शिक्षकों को उसकी आवश्यकता नहीं है उनका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर है, अधिकांश एक बड़ी संख्या में उसकी जरूरत है। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो उससे काम बनता नहीं है, क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्ट हमने इम्बाइब कर लिए हैं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपनी बीएससी करी, अपनी एमएससी करी, अब 10 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, तो अब जो मिसकॉन्सेप्ट्स है मेरे, वो मिसकॉन्सेप्ट्स बिल्कुल इनर शेल के अंदर घुस गए। तो आप बाहर से कितना भी प्रयास करोगे ना, तो आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ही आप डिफॉर्म कर सकते हो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, वनएस को हिला नहीं सकते हो आप, वो जो बॉन्डिंग वाले हैं उन्हीं को आप हिलाओ डोलाओ, उसी से नई कंपाउंड बनाओ। और इतने वर्षों से वो मिसकॉन्सेप्ट जो हमारे मन के अंदर में घुस रहा है, बैठा हुआ है, हम उसी में जी रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, वो सब इनर शेल के एलिमेंट्स बन गए। तो आप सोचोगे कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आकर के मेरे मिसकॉन्सेप्ट को हटा देगा, ये बहुत टेढ़ी खीर है शिक्षकों के। विद्यार्थी के मिसकॉन्सेप्ट को तो आप हटा दोगे तुरंत, वो तो कर लोगे, लेकिन शिक्षकों के मिसकॉन्सेप्ट को आप नहीं हटा पाओगे, वो बहुत टेढ़ी खीर है। उसके लिए आपको बहुत अलग किस्म के एक्सरेज लगाने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, और वो एक्सरेज नहीं मिलते हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन्स में कॉम्पिटेंस बहुत है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो एक्सरे जो कि हमारे जो पार्टिसिपेंट टीचर्स हैं उनके मन मस्तिष्क के भीतर में क्या हो रहा है उसको जाकर के पकड़ करके लाएं और वहां से कुछ परिवर्तन करें, वैसे रिसोर्स पर्सन्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे सारी जो ट्रेनिंग की इतनी बड़ी व्यवस्था है सरकार की, वो बहुत इम्पैक्टफुल हो ही नहीं रही है। इस विषय को एजेंडा पर भी नहीं लाया जा रहा है, ये विषय एजेंडा पर भी नहीं है। एजेंडा पर आने से भी समस्या का समाधान कोई बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है। वैसे रिसोर्स पर्सन ढूंढना, करना, उनको लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कम से कम एजेंडा पे पहले आए तो कदम तो बढ़े उस ओर। ये है इसकी समस्या जी। और अब ये है कि सॉल्यूशंस तो हैं, बट सॉल्यूशंस को भी अप्लाई करने के लिए भाई चाहिए, तो भाई कुछ अथॉरिटीज को ही करना है। वो हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं बट अथॉरिटी नहीं।
ये बात जो है वो काफी जो है पता है सब लोगों को, और वही है कि उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो होगा वो सोच समझ के किया जाएगा और अच्छे तरीके से किया जाएगा। अब सर कुछ सवाल जो है, कुछ एक दो सवाल जो है वो मेरे दोस्तों ने मुझे भेजे हैं, दोस्त कहूँ या कुछ बड़े भाई जो हैं वो हमारे, वो कहूँ तो मोहसिन खान नाम है उनका, और रे स्टडीज नाम से वो एक चैनल चलाते हैं, अपना ही यूट्यूब चैनल है उनका, जिसपे वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और तो उन्होंने ये पूछा है कि यूट्यूब अभी के समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर मीडियम है पढ़ाई का, और जब एग्जाम सर पे आते हैं तो यूट्यूब के लेक्चर्स खोल खोल के देखे जाते हैं, चाहे वो वर्मा सर के हों या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हों, तो भगवान सिंह जो हमारे सर हैं एक, उनको भी बुलाना है हमें पॉडकास्ट पर सर वो सर हमसे बहुत ज्यादा बच रहे हैं, तो कभी हाथ आएंगे तो हम उनको भी पकड़ के उनका इंटरव्यू करेंगे जरूर। तो कभी उनके लेक्चर्स खोल के पढ़ लेते हैं हम, कभी मोहसिन भैया हैं, मोहसिन भैया भी काफी अच्छे तरीके से, मतलब उन्होंने अपना सॉलिड स्टेट्स पे काफी अच्छे लेक्चर्स उन्होंने बनाए हैं, तो वो सब चीजें हम लोग जब भी एग्जाम्स आते हैं तो हमारा वो बंधे हुए जो कोर्सेज हैं वो खुल जाते हैं कि यहाँ से एक वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वीडियो देखेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो जब आपके समय पर ये सब चीजें नहीं थी अवेलेबल, जब वीडियो कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, खाली या तो शिक्षक जो है वो पढ़ा देंगे और फिर उसके बाद घर आके आपने पढ़ना है, ये आपकी बीएससी एमएससी हमेशा रहा है। तो आपके समय पर और अब जो आप ये चीजें बच्चों में देखते हैं, स्टूडेंट्स में देखते हैं कि वीडियो से भी सीख सकते हैं और काफी सारी चीजें, तो ये जो फर्क है, और ये जो आपके समय पर नहीं था तो आपको पढ़ने में कैसा लगता था, और अभी के समय पे आप उनको पढ़ते हुए देखते हैं, तो कभी आपके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि अगर हमारे समय पर भी ये चीजें अवेलेबल होती तो कितना अच्छा होता, या कुछ ऐसे चीजें दिमाग में आती हैं? नहीं, मेरा तो सौभाग्य रहा, मेरा तो हमेशा सौभाग्य रहा कि मेरे स्कूल के शिक्षक, मेरे कॉलेज के शिक्षक, मेरी आईआईटी के शिक्षक, वो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन उन्होंने हमें दिया, और इसलिए हमें कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं किसी और का लेक्चर सुनूं या देखूं या और करूं। और हमें हमारे स्कूल कॉलेजेस ने ये बिल्टअप किया कि टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ते स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे पढ़ना है ना, मैं टीचर्स पर आश्रित नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी टीचर ने चूंकि मुझे नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। आप नहीं कह सकते हो ऐसा। उसने मेरे को सैलरी नहीं दी इसलिए मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया। खाओगे खाना भैया, नहीं कैसे खाओगे? आप खाओगे, कुछ भी करके खाओगे आप। वो देगा तो खाओगे, नहीं देगा तो खाओगे। लेकिन ये एक्सक्यूज ले लेना मैं क्या करूँ, मेरे को शिक्षक। तो हम इतना ज्यादा उस समय में और इस समय में तुलना करने को आप कह रहे हैं, तो मैं पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कह सकता हूँ कि हमें, मेरे स्कूल कॉलेज ने ये कॉन्फिडेंस डाला था कि तुम अपने से पढ़ सकते हो जी। हमने क्लासरूम के अंदर में ये पढ़ाया, अब आप जाओ, जेंकिंस व्हाइट उठाओ, ब्रूनो रोसी उठाओ, चैप्टर को पढ़ो, समझो, उसमें जो सवाल बनाए हैं सो करो। और ठीक है, वो शिक्षक इतने अच्छे थे और इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाया कि उन्होंने हमें एक थोड़े स्किल्स भी जागृत किए और थोड़ा उसके लिए हमें मोटिवेशंस भी उसके अंदर में डाला, और हम पढ़ते थे जाकर के किताब, तो हमें अच्छा लगता था। अभी क्या हो गया है कि अभी ये कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, और आपके बहुत पुराने प्रश्न से इसका संबंध है। जब हम 10वीं क्लास से, 9वीं क्लास से, 8वीं क्लास से, 5वीं क्लास से बच्चों को ट्यूशंस कराना शुरू करते हैं ना, तो हम एक संस्कार उनके मन में डालते चले जाते हैं अनजाने में कि तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता है, तुम्हें तो हेल्प चाहिए, बस तुमसे जो तो अपना। स्कूल में या कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं
उनसे भी ज्यादा कुछ बेटा हो नहीं पाएगा। तो ये जो हम नहीं लगवा नहीं रहे नहीं हैं, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं तुमसे कुछ नहीं हो रहा है स्कूल में, तो जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। तो तुम्हें एक सप्लीमेंट की जरूरत है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें एक डेडिकेटेड ट्यूटर की जरूरत है। तुम्हारे स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छे होंगे, बट द पर्सन इज मेंट फॉर द इंटायर क्लास, 40 लोगों को उसको पढ़ाना है। लेकिन तुम नहीं पढ़ पाओगे उस एनवायरमेंट में, तुम्हें एक अलग से डेडिकेटेड ट्यूटर लगेगा, तभी तुम पढ़ पाओगे। ये अनजाने में बिना बोले हुए उसके मस्तिष्क के अंदर में कितना, सोचो टाइनी एज है वो, कितना कोमल उसका मस्तिष्क है, अभी अभी बिल्ट हो रहा है उसका मस्तिष्क, अभी उसकी सोच विकसित हो रही है। और उस समय में आप उसमें इनपुट डाल रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक ट्यूटर चाहिए, तुम्हें एक हेल्पर चाहिए। नहीं बनाना सवाल, होम असाइनमेंट नहीं बनाना तुमसे, इनसे बनवाओ, इनसे सीखो। ये वहां से आया है। आज हम दुनिया के ये चैनल वो चैनल दुनिया खोल खोल करके क्यों देखते हैं? अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है भाई। हम जब बीएससी में पढ़ते थे तो हमने कितने तरह की किताबें इकट्ठी की थी। पुरानी किताबों की दुकान पर जाकर, घर में पैसे तो होते थे, लेकिन पुरानी किताबों की दुकान पर पता नहीं कैसे वो लोग जुगाड़ करके और इतनी सस्ती सस्ती में इतनी अच्छी अच्छी किताबें हमें दिया करते थे। तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम ढूंढ ढूंढ करके 8-8 किताबें, 6-6 किताबें कमरे में रखा करते थे। कभी इससे पढ़ रहे, कभी उससे पढ़ रहे, कभी उससे पढ़ रहे, कभी उससे पढ़ रहे। इससे नहीं समझ में आया तो उसमें क्या लिखा है, अच्छी बात है। वो हमारे पास अगर क्वालिटी मटेरियल है और सिलेक्शन करने की सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद क्या हम उस पर 4 घंटा अपनी तरफ से काम करते हैं क्या? या हम 4 वीडियोस देखते हैं अलग अलग 1-1 घंटे के, कि मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए, मुझे कुछ और मिल जाए। ये परिवर्तन है उस समय में और इस समय में। और चूंकि जो स्टैंडर्ड वो है, पढ़ाने का जो स्तर है, शिक्षकों का जो स्तर है, शिक्षकों की जो चीजें हैं, ग्रेजुअली कमजोर हुई है, ग्रेजुअली कमजोर हुई है। तो वो जो मोटिवेशन हमें स्कूल कॉलेजेस से उस समय मिला करता था वो आज नहीं मिल रहा है। तो आज स्टूडेंट वैसे भी अपने को थोड़ा सा असमर्थ, असहाय महसूस कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे कुछ है नहीं। अगर आप ढंग से अपने पे यकीन रखो ना, तो आप अभी भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से पढ़ो, इससे पढ़ो, और चैनल से करने में तो अच्छी बात है ना, उसमें बुराई क्या है, बढ़िया बात है। क्वालिटी मटेरियल है तो जहां से मिले वहां से पढ़ो। जहां से मिले। ये भी बात है, स्टूडेंट को क्या पता कि क्वालिटी मटेरियल है। उसको अगर समझ में आ गया तो उसके लिए क्वालिटी मटेरियल है, और समझ में नहीं आया तो उसके लिए क्वालिटी मटेरियल नहीं है। अब समझ में आ गया, ये अपने आप में एक हिडन इसका एजेंडा है। मुझे तो समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सो साइन आर बटा साइन आई होता है। आ गया समझ में, मुझे क्या कर लोगे? हमें बताया जा रहा है कि साइन आई बटा साइन आर होता है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि साइन आर बटा साइन आई होता है। अब आ गया हमें समझ में, हमें क्या पता, हमें तो आ गया समझ में। तो एक स्टूडेंट को क्या पता कि उसको समझ में आ गया, वो क्या समझ में आ गया? एक स्टूडेंट जो अभी समझने की कोशिश कर रहा है, उसको जो समझ में आ गया वो सही समझ में आ गया कि कुछ उल्टी पुल्टी चीज उसको सही समझ में आ गई, उसको क्या पता? ये तो बहुत उसके लिए जज करना आ, ये अब जब मैं सोचता हूँ, जो पहले तो खुद पढ़ा करते थे तो दिमाग में, जब जैसे मान लीजिए टीचर ने कुछ पढ़ाया तो दिमाग में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब जब वो अपने ही उन एग्जाम्पल्स के बारे में सोचा करते हैं, कई एग्जाम्पल सही भी होते हैं, कई एग्जाम्पल अरे भैया ये क्या सोच रहे थे तुम। तो अब जब खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद पढ़ाते समय एग्जाम्पल देते हैं, तो फिर सोचने में आता है कि इनके दिमाग में जो एग्जाम्पल आया होगा इस चीज को समझाने के लिए कि ये मुझे समझाएंगे, तो वो जब हम उनसे पूछते हैं तब जाके समझ आता है कि इसको समझ भी आया कि नहीं आया। वो एक चीज समझ में आती है कि किस तरह से एग्जाम्पल जो है वो बच्चे के दिमाग में एग्जाम्पल आ रहे हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद वो किस तरीके से आपको समझा पा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इम्तहान भी जो होते हैं ना, वो भी उसको जज नहीं कर पाते। एक तो जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है
तो उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता। अगर टीचर मान लो अच्छा भी है, कमिटेड भी है, कॉम्पिटेंट भी, सब कुछ है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है ये जानने का कि हमारे सामने बैठे स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ रहा है। मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ दूसरा तो नहीं समझ में आ गया वहां पे जाकर के। ये भाषा की बड़ी बहुत शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए आपकी, समर्थ भाषा होनी चाहिए आपकी। अगर जो आप कहना चाहते हो वही आपने कहा है और वही उसने समझा है, तो उसकी भी भाषा स्ट्रांग चाहिए, आपकी भी भाषा स्ट्रांग चाहिए, रिसीवर एमिटर दोनों स्ट्रांग चाहिए। और वो दोनों अगर नहीं स्ट्रांग होते, आपने बहुत अच्छा समझाया और उसने समझने की भरपूर कोशिश भी की अपने स्तर के ऊपर, लेकिन कुछ और समझ गया, और शिक्षक के पास इसको नापने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मिलता है जाके इम्तिहान में कि कितने बच्चे कितने नंबर लाए, और उससे कोई रिश्ता नहीं होता इस समझ का। सवाल कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिसिटी को ही एक माध्यम क्यों चुना गया एनर्जी के सोर्स को प्राप्त करने के लिए। हम कोई भी एनर्जी किसी भी चीज में एनर्जी लगाते हैं, चाहे हम लैपटॉप से बात कर रहे हो और लैपटॉप चला रहे हो, चाहे पंखा चला रहे हो, बिजली मतलब लाइट चला रहे हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ही माध्यम बनाकर अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करते हैं। तो इस चीज को ही क्यों किया गया? हम लोग मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम लोग टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी ही बना रहे हैं, तो किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? डायरेक्टली सनलाइट को हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपने कमरों को गर्म करने के लिए, या डायरेक्टली कुछ सनलाइट को अपने कमरों को रोशन करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब ये सारी चीजें क्यों नहीं होती डायरेक्ट वे में? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही हम निर्भर क्यों हुए हैं? और क्या इस पर आगे कोई शोध हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कट ऑफ करके कोई और नया सोर्स ऑफ एनर्जी लाया जाए? अब मैं सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहा हूँ तो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। समय है सर आपके पास अगर, तो जरूर जवाब लेना चाहेंगे। हम थोड़ी कमेंट्स तो करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें मुझे 2-3 चीजें नजर आती हैं कि इट्स मोर लाइक इंजीनियरिंग, हम क्या हार्नेस कर पाए इफिशिएंटली। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो क्षमताएं हैं, उनमें से हमारा शोध किस तरफ बढ़ा। और हमने जरूर ट्राई की होंगी, जरूर हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की ही होंगी, लेकिन इसमें हमें सफलता मिली। तो इसमें सफलता मिलने के कारण से, और इसका जो भी पैटर्न है, हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, सारी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरे सोर्सेज में हम जाएं तो हमारे पास क्षमताएं नहीं है उसकी बढ़ाने की। कुछ जैसा आप सोलर पावर की क्या बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उसको भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी में जा रहे हैं हम। तो उसकी टेक्नोलॉजी आसानी से विकसित हुई है, सेफ है, यूज है, अनुभव है। वो एक लगता है मुझे कि इसमें साइंस का कोई विषय नहीं है, इट्स मोर लाइक कि किधर रिसर्च मुड़ा। और शायद होगा, जरूर यही होगा, सबने बहुत सारी चीज ट्राई की होगी इसमें ही, चूंकि इफिशियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास क्या है और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितने से कितना हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हमारे पास इफिशियंसी अधिक है तो यस। दूसरी चीज क्या है कि अपना हम साइंस के हिसाब से अगर सोचते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज है, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका जबरदस्त रोल है हमारे सारे जो पॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट सब है उसके अंदर में। वो टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर डाली है इतनी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे हमें बहुत ज्यादा सफलता मिली, बहुत जबरदस्त सफलता मिली है। तो जिस क्षेत्र के अंदर में क्रांति हो गई और जिसमें हमें बहुत सफलता मिल गई, वो नेचुरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हम डोमिनेट कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सवाल अभी मेरे बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए, मैं सच बताऊं तो मेरे बिल्कुल भी सवाल खत्म नहीं हुए। अभी बहुत से सवाल है जो आपसे मुझे पूछने हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपके बारे में जाननी है। और अब तो मतलब वो समा था जब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस पर आते, बट क्योंकि ऑब्वियसली जो दिए गए समय से मैं आधा घंटा और एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, तुम लोग मुझे जानते हो इस बारे में, मैं समय चुराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो जो भी आते हैं वो यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा,
अब तुम ले ही चुके हो समय, तो कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर पॉडकास्ट पर आने के लिए, और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। कई ऐसे टॉपिक्स भी हमने कवर किए जिन पर अमूमन हम बात करने से बचते हैं, जिन पर अमूमन हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ सोशल इश्यूज, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, तो उस पर हम बात करने से बचते हैं। बट आज हमने उन पर भी बात करी, और काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और उम्मीद है कभी कैमरे के एक ही तरफ बैठकर जो है वो बात कर रहे होंगे, और विदाउट कैमरा भी काफी सारी बातें जो है वो हमारी हो रही होंगी। और थैंक यू वेरी मच सर। और बस कुछ शब्द अगर आप बोलना चाहें तो उसके बाद हम विदा लेते हैं। हाँ नहीं, वो बहुत कुछ बोल दिया मैंने, और इस सारे व्यूअर्स जो आपके हैं जो इसको सुन रहे थे, वो इस बारे में थोड़ी गंभीरता से विचार करें कि अपने जो सोचने की शैली है वो कैसी होनी चाहिए। वो हमें अगर हम सारी बातों में से हमें निकालूं याद कर करके, तो एक तो है कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, चुनौतियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी भी चुनौती है, किसी लॉकडाउन है, कोरोना है, ये है, कॉलेज खराब है, या जो कुछ भी है, एजुकेशन सिस्टम गंदा है, जो कुछ भी है, जो भी चुनौतियां हैं, हमको एज एन इंडिविजुअल ये सोचना चाहिए कि आई एम यूनिक एंड आई कैन हैंडल इट। तो वो आप जरूर उसका प्रयास करें, और खुद से अपने स्किल डेवलप करें, खुद से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करते हुए आपको जिस तरह की भी परिस्थितियां है उसके अंदर में बढ़िया पढ़ाई करें, बढ़िया स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, कसरत व्यायाम करें, खेले कूदे, उमंग में रहें। दिमाग में अगर उलझन रहेगी, टेंशन रहेगा, भविष्य की आशंकाएं रहेंगी, तो आप अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। आशंकाओं से बाहर आइए। आशंका क्या होगा, ये वाला कोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो वाला नहीं, बाहर आइए, आप अपना बेस्ट पॉसिबल उसमें लगाइए। और जो इंटेग्रेशन की बात मैं कह रहा था कि पूरा नेचर जो है वो इंटेग्रेटेड यूनिट है, कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है, उसको अपने जीवन में भी आप सोचिए कि सभी चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेटवर्क उसका बना हुआ है, कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं है। और भविष्य को कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता है। देखो, आप कितनी भी अच्छी योजनाएं बना लो, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, आप सोचते ही हो कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम भविष्य को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। हाँ, वो तो आप कंट्रोल करें। जब नहीं ही कंट्रोल कर सकते हो तो फिर काहे को इतना परेशान होते हो, आप अपना बेस्ट दो और उसका बेस्ट ही होगा।